हेलो एवरीवन। वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना सुबह की क्लास में आपके लिए उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज लेके आते हैं। तो आज रोज़ाना मैं वैसे 15 प्रश्न लेता था, आज से 30 प्रश्न लूँगा और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये जो हैं यूपी पीसीएस के हैं, जीआईसी लेक्चरर के हैं, एआरओ के हैं और एसएससी यूपी ट्रिपल एस सी सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज ये रहेगी 5वीं क्लास और अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आज के क्लास का पहला प्रश्न, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, शेर नहीं है या फिर गैंडा नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका गैंडा हो जाएगा। गैंडा, ठीक है, गैंडा हो जाएगा। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं। इसके निचले हिस्से पर एक घोड़ा और बैल है। घोड़े और बैल के बीच में एक पहिया यानी धम धर्म चक्र है। अशोक स्तंभ की पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है। इस तरह स्पष्ट है, इसमें गेंडे की आकृति नहीं है। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? अगला प्रश्न है आपका, अश्वघोष का जन्म अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताना है आपको। तो अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? साकेत में हुआ, संकेत में हुआ, शक्तिनगर में हुआ या फिर भक्तिनगर में हुआ? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका साकेत हो जाएगा। साकेत आपका हो जाएगा। साकेत, साकेत। अश्वघोष का जन्म साकेत यानी कि अयोध्या में हुआ था। यह सम्राट कनिष्क के राजकवि अश्वघोष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनकी रचनाओं पर बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध के उपदेशों का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित रहा होता है। चीनी परंपरा के अनुसार महाराज कनिष्क पाटलिपुत्र के अधिपति को परास्त कर वहां से अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गए थे। कनिष्क द्वारा बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता का गौरव एक परंपरा माँ स्थिवर पार्श्व को और दूसरी परंपरा महायानवादी अश्वघोष को प्रदान करती है। इस नाम से प्रख्यात अनेक ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो यहाँ पे हो चुका है क्लियर, किस शासक के थे? कनिष्क के थे यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, 1996 मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? मतलब 1996 में जो मुस्लिम लीग है उसका गठन कौन से स्थान पर किया गया? तो मुल्तान में किया गया, ढाका में किया गया, देवबंद में किया गया या फिर पेशावर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये किया गया था ढाका में। 30 दिसंबर 1906 में। यहाँ 96 नहीं होगा, 1906 होगा, थोड़ा गलत है। 1906 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 96 तो बहुत अभी की बात है। तो 1906 है। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन किसने की थी? मुश्ताक हुसैन ने की थी। ठीक है, मुश्ताक हुसैन ने की थी। ये ध्यान रखनी, ये प्रश्न आते रहते हैं। मुश्ताक हुसैन ने की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना व भारतीय मुस्लिमों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो परमाणु बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किस सिद्धांत पर होता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन या फिर नियंत्रित नाभिकीय संलयन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन विखंडन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम को सामान्यतः नाभिकीय बम भी कहा जाता है। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम तथा किसका उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है।
इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है। बम में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ के लिए यह आवश्यक है कि उसका द्रव्यमान एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक हो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो किसने किया ये बताना है आपको। जजमानी व्यवस्था का तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या? S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, H.M. जॉनसन और W.H. बाइजर। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? W.H. बाइजर। जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन बाइजर ने किया था। W.H. बाइजर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के थे, ठीक है, अमेरिका के थे। उन्होंने अपने मानव शास्त्री उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक गांव के अध्ययन में पाया कि विभिन्न जातियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का आदान प्रदान होता था। वहीं रूपांतर के साथ यह प्रणाली पूरे भारत में मौजूद थी। औपनिवेशिक युग में जाति व्यवस्था ने काफ़ी गहराई तक जड़ें जमाई हुई थी। उस वक्त प्रत्येक जाति के सदस्यों को पैदा होते ही उपहार स्वरूप मिली परंपराओं और कार्य का पालन करना होता था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इम्फाल में, ग्वालियर में, कोहिमा में या फिर श्रीनगर में? तो कहाँ पे है? यहाँ पे हो जाएगा आपका इम्फाल में हो जाएगा। और इम्फाल की बात की जाए ये कहाँ की राजधानी है? तो कहाँ की राजधानी है? ये है मणिपुर की राजधानी। मणिपुर की राजधानी है, ठीक है, मणिपुर की राजधानी। और बात की जाए अगर कोहिमा की, तो कोहिमा कहाँ की? कोहिमा आपकी हो जाएगी नागालैंड की, ठीक है, नागालैंड की। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी एक वो है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी, ठीक है, 2018 में। ये ध्यान रखने योग्य बात है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 1947, 1948, 1952, 1950। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 1950। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वो क्या है? एक होता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य वाला जो कराता है वो आपका कौन सा कराता है चुनाव? वो आपका कराता है जो होते हैं निकाय चुनाव, जैसे आपका मेयर का हो गया, ठीक है, प्रधान जो गांव में होते हैं प्रधान हो गया, पंचायत के जितने भी चुनाव होते हैं वो सब कराते हैं। बाकी अगर विधानसभा का आएगा तो संघ निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे कितने होते हैं मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ वैसे इस प्रश्न को, आज फिर से ये आ गया। तो कितने ये आपको बताना है। तो कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे 15 सदस्य होते हैं, 30 होते हैं, 22 होते हैं या फिर 12 सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। अब 22 सदस्यों की अगर बात की जाए तो कैसे कैसे होते हैं? 15 + 7 होते हैं। 15 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से। और 7 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कितने, और इसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो कि विपक्ष के नेता होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है?
ये आपको बताना है। तो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में है। सलेम, ये सलीम नहीं है, सलेम है। सलेम, सलेम, सलेम में है, हैदराबाद में है, या फिर तिरुवनंतपुरम में है। तो कहाँ पर है ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? दोलित्र कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं, या फिर फिल्टर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? दिष्टकारी हो जाएगा, दिष्टकारी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी या ऋणुकारी ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती या आवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने का कार्य करती है, अर्थात दिष्टकारी एसी से डीसी परिवर्तक है। एसी से डीसी परिवर्तक है। दिष्टकारी बनाने के लिए ठोस अवस्था डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, मरकरी आर्क वाल्व और सेलेनियम डायोड आदि प्रयोग किए जाते हैं। आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? मथुरा में मनाई जाती है, बनारस में मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है, या फिर झांसी में मनाई जाती है। तो कहाँ मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपकी वृंदावन में। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। स्वामी हरिदास भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्ण उपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। ये वृंदावन के निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते हैं। अगर समकालीन की बात की जाए तो किसके समकालीन थे हरिदास? किसके? अकबर के। ठीक है, अकबर के। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में कंजली आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? पंजाब में है, राजस्थान में है, या फिर तमिलनाडु में है, या गुजरात में? तो कहाँ पे है ये? पंजाब में है, पंजाब। भारत में कंजली आर्द्र क्षेत्र पंजाब राज्य के कपूरथला जिले, कौन से जिले में? कपूरथला जिले में, कपूरथला जिले में स्थित है। आर्द्र भूमि की समृद्ध जैव विविधता जिसमें जलीय, मेसोफाइटिक और स्थलीय वनस्पति और जीव जंतु शामिल हैं, जिनमें पौधे और जानवरों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं, जिन्हें 2002 में रामसर कन्वेंशन द्वारा कंजली झील की सूची में शामिल नामित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। आगे अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आपको बताना है कौन था। पुष्यमित्र शुंग था, या फिर आपका नंदी वर्मन था, देवभूति था, या फिर वसुमित्र था। तो कौन था ये आपको बताना है। तो कौन था इसका? देवभूति था। देवभूति। अगर बात की जाए कि जो शुंग वंश है उसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था। और देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने की थी। ठीक है, वासुदेव ने, वासुदेव। अब वासुदेव की बात की जाए, ये इसने कौन से वंश की स्थापना की थी इसको मारकर? तो कर्ण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कर्ण वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ये मैं कल भी डिस्कस करा चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कल कर चुका हूँ। यहाँ पे हो जाएगी 65 वर्ष। अगर हाई कोर्ट का पूछ लेता है, यानी उच्च न्यायालय का पूछेगा ना, उच्च न्यायालय का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राजवंश ने वैष्णव, ये वैष्णव है, वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान
किया था। तो किसने किया था? मौर्य ने किया, कुषाण ने किया, गुप्त ने किया या फिर शिशुनाग ने किया? तो किया था आपके गुप्त ने किया था ये, गुप्त वंश ने। गुप्त राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। और एक और आता है जो समुद्रगुप्त है ना, वो किसके उपासक थे? वो थे विष्णु के उपासक। और नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। नेपोलियन, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है ये बताना है आपको। झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है या फिर गिरिडीह है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रानीगंज हो जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो रानीगंज है। और कहाँ पर है? ये है आपके पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और कहाँ, किस जिले में? बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंडों में स्थित है। यह 443 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसका कुल भंडार कितना है? 49 बिलियन टन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो राष्ट्रपति शासन है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाएगा या किया जा सकता है? तो अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में क्या है आपका? अनुच्छेद 74 में ये है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? पीएम होगा। तो यहाँ पे अगर पीएम की बात की जाए किस में है? तो अनुच्छेद 74 में है। 75 में क्या है? जो अन्य मंत्री होंगे उसके संबंध में उपबंध हैं, ठीक है। और बात की जाए कि 368 में क्या है? तो 368 में क्या है? जो आपके उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, मतलब जो उसमें बदलाव किया जाता है, जैसे कोई भी संशोधन किया जाता है तो कौन सा? 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। और 356 की बात की जाए तो क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो आपातकालीन जो हैं जितने भी, वो कितने, कौन कौन से? 352 है, 352, 356 ये रहा, और 360। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। 352 में क्या है? जब युद्ध वगैरह हो जाता है तब ये लागू होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात बोलते हैं जिसे। और 356 वाला राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह किसे, जो आंतरिक ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। तो कौन कौन से हैं? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और अरुण हैं। बुध, पृथ्वी, नेपच्यून या बृहस्पति हैं। बुध, पृथ्वी, मंगल और शनि हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। तो कौन से हैं? अब मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके शुरू के चार हैं, जो जैसे मान लो जो सूर्य है, मान लो ये वाला सूर्य है अगर, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? बुध पड़ेगा, बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, अब पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो इधर वाले चार हैं, जो पहले सूर्य की पास पड़ते हैं, जो चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वो कौन से? आंतरिक ग्रह। अगर बाहरी ग्रह की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा पड़ेगा उधर बाहरी में? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये हरियाणा से है, हरियाणा का प्रश्न है ये। तो यहाँ पे पूछा जो छड़ी नृत्य है वो किस त्योहार से संबंधित है? तो नवरात्रि से है, होली से है, नवरात्रि से है, होली से है, या फिर गोगा नवमी से है, या आपका तीज से। तो आप लगा पा रहे होंगे अलग ऑप्शन कौन सा है? गोगा नवमी, गोगा नवमी। तो हरियाणा का छड़ी नृत्य गोगा नवमी त्योहार से संबंधित है। गोगा जी हरियाणा तथा राजस्थान में पूजित लोक देवता हैं। और ये कब होता है? जो भादों का महीना होता है उसकी कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या कहा जाता है गोगा जी को? जाहर वीर, जाहर वीर। ये हरियाणा और राजस्थान में बहुत ज़्यादा पूजित होते हैं। थोड़े समय पहले उत्तर प्रदेश में भी पूजे जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है, या फिर आपका आयन मंडल, या समताप मंडल, या फिर क्षोभ मंडल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर और सरल भी है, ये कौन सा हो जाएगा? वायुमंडल। अभी एक प्रश्न पूछा था क्षोभ मंडल से आपके यूपी टेट में। यूपी टेट में कहाँ पे, जो आपका ईवीएस पोर्शन होता है उसमें पूछा था, जो पृथ्वी के सबसे करीब जो परत है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल। अगर क्षोभ मंडल से ऊपर वाली पूछ ली जाए तो कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वायुमंडल। आगे चलते हैं। आगे खसरा रोग। खसरा रोग और रूबेला का कारण क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटिस्टा है, या फिर कवक है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? आपका विषाणु हो जाएगा। विषाणु। खसरा विषाणु के कारण होता है और संक्रमित व्यक्तियों के नाक व गले के रिसाव की छोटी बूंद द्वारा या सीधे संपर्क द्वारा हवा से फैलता है, और कभी कभी नाक और गले के रिसाव से लथपथ चीज़ों द्वारा। रूबेला जिसे जर्मन खसरा के रूप में भी जाना जाता है, रूबेला वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यह संक्रमित व्यक्तियों के नाक और गले, ये भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका? अगला है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे पहला कौन सा? शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, या फिर चैत्र कैलेंडर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? शक संवत कैलेंडर। अब एक चीज़ आती है कि इसका जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? चैत्र होता है। ये प्रश्न बार बार आता है कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो प्रथम महीना है वो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा चैत्र हो जाएगा। और जो पूरे दुनिया में जो अभी हम लोग यूज करते हैं, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला, वो कौन सा बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा? शक संवत कैलेंडर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एनसीटी। ये आपके यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, या सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एनसीटीई है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये है 1973 में हुई, 1996 में हुई, या फिर 1995 में हुई, या 1990 में हुई थी? यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1995। एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई। और कौन से अनुच्छेद के जो 73वां वो था, क्या नाम है, 73वां अमेंडमेंट, उसके द्वारा हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरिल्ला युद्ध के संबंध में, गुरिल्ला युद्ध के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मतलब जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो अपनाई थी किसने? शिवाजी ने। उससे पहले वो किसने अपनाई थी वो पूछा है यहाँ पे। तो अग्रगामी कौन है इसका? पहले उसे कौन यूज कर चुका था उस प्रणाली को? तो कौन कर चुका था यहाँ पे? मलिक छज्जू कर चुका था, मलिक बकबक कर चुका था, या मलिक अंबर, या फिर मलिक काफूर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मलिक अंबर, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। मलिक अंबर 1548 में कहाँ जन्म हुआ था उसका? इथियोपिया में। इथियोपिया की राजधानी की अगर बात की जाए तो कहाँ है? अदिस अबाबा, ठीक है। अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा। उसका जो उस समय नाम था वो क्या था? चापू था। यहाँ के हबसी लोगों को दुनिया के कई कोनों में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कोई दूसरा काम करने के लिए गुलामों के रूप में बड़ी संख्या में बेचा जाता था। तो ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मलिक अंबर। और इथियोपिया की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो आपके सुंदर पिचाई हैं वो किस कंपनी के सीईओ हैं? तो यहाँ पे किस कंपनी के सीईओ हैं वो आपको बताना है। तो एप्पल इंक के हैं,
अल्फ़ाबेट इंक के हैं या गूगल LLC के हैं या बी और सी, मतलब 2/3 दोनों के हैं। तो कौन से हैं यहाँ पे, किसके हो जाएंगे, 2/3 में से किस, इन चारों ऑप्शन में किसके हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2/3 दोनों, क्योंकि अल्फ़ाबेट इंक के भी हैं और गूगल LLC के भी हैं। तो 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका डिजिटल जेंडर एटलस। यहाँ पे एटलस नहीं है, एटलस है ये, एटलस। एटलस कैसे लिखा जाएगा, एटलस, ऐसे, एटलस, तो एटलस, ठीक है। तो एटलस, अब यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा, पहला अनुसूचित जाति की बालिकाओं से, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से, मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं से, या फिर इन सभी से। तो किससे हो जाएगा, इन सभी से हो जाएगा, ये चारों से ही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति से संबंधित है। 9 मार्च 2015 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया। डिजिटल जेंडर एटलस को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए वाले समूहों में के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों को पहचानने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है। तो किससे, केंद्रीय विद्यालयों से है, या फिर आपका जवाहर नवोदय से है, राजीव गांधी नवोदय से, या फिर आदर्श विद्यालयों से है। तो किससे, केंद्रीय विद्यालयों से है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट हो जाएगा। शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे, केंद्रीय विद्यालयों से। या मानव संसाधन जो मंत्रालय था पहले, अब कौन सा हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो भारत सरकार द्वारा अब जो शुरू किया गया था, तो HRD मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर लेकिन उसका नाम अब क्या हो गया है आपका, शिक्षा मंत्रालय। तो ये उसके द्वारा शुरू किया है। शाला दर्पण देश के सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसका उद्देश्य अभिभावकों, शिक्षकों, समुदायों और स्कूलों जैसे प्रमुख हितधारकों, तो ये सभी के लिए हो जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जितने भी होते हैं उन सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जवाहर नवोदय के लिए भी हो जाएगा, ठीक है, जवाहर नवोदय के लिए भी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पे, और वीडियो को लाइक करना है। हमारे चैनल का नाम क्या है, मानस अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय ही रहेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। एक ही ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थी आपकी सामान्य अध्ययन के टॉप 30 प्रश्न की क्लास, जो कि आपको रोज़ाना मिलती है। आज थोड़ी लेट हो गई, वरना 10 बजे रोज़ाना मिलती है आपको। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।